नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम क्लास 10th का जो है एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना है 2027 में जो है 450 प्लस अंक लाने का बोर्ड एग्जाम में, तो आज आप हमारे इस सीरीज से जल्दी जुड़ जाइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। क्लास 10th का मैथ का जो पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का आज मेरा परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। और हर सब्जेक्ट का जब भी कोई पहला अध्याय शुरू किया जाए तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चों को भी देखना चाहिए और टीचर को भी बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप सिर्फ सवाल करते हैं तो जो उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का जो लॉजिक होता है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे को नहीं समझ में आता है। वो सिर्फ सवाल को जो है रटता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या की, तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनता है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, जो वर्ड है वो लेटर से बनता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा संख्या है वो डिजिट से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर अंक की बात करें तो अंक किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अंक किसको कहेंगे, तो हमारा जो डेफिनेशन होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी जो है हमारा अंक है। इसी अंक के माध्यम से दुनिया का बड़ा से बड़ा अंक और दुनिया का छोटा से छोटा अंक जो है लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने अंकों का इस्तेमाल होता है संख्या को बनाने में, तो आपको यहाँ पे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल जो है आपके पास 10 अंक है, जिस अंकों के मदद से आप दुनिया भर के अंकों को, संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अंक। अगर हम बात करें संख्या कितने प्रकार के होते हैं, अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या का एक दूसरा नाम होता है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक। तो अब पहली बात हम कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या का सिंपल सा परिभाषा होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या है, इसके बारे में जानना है, ठीक। तो चलिए आइए हम पहले उन सारी परिभाषाओं को बात कर लेते हैं, तब जाके हमें वास्तविक संख्या का जो है अंतिम परिभाषा बताना आसान होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग परिभाषा की बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा परिभाषा हो जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आइए परिभाषा लिख देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक। अगर हम इसको एग्जाम्पल की बात करें तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या कहां से हमारा शुरू होता है, तो गिनती की संख्या हमारा शुरू होता है 1 से। जब भी आप बचपन से गिनती गिनना शुरू करते होंगे तो वो 1 से ही शुरू करते होंगे। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक, तो अनंत तक, ठीक है। अगर हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप देख लो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा हो जाएगा 1। और अगर हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप इसको कहोगे अपरिभाषित। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप जो भी सबसे बड़ी संख्या मानते हो, जो भी गिनती की प्राकृत संख्या को आप बड़ी संख्या मानते हो, उसमें जब आप 1 जोड़ दोगे तो वो उससे भी बड़ी संख्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, ये देखिए चल कैसे रहा है। जैसे मान लीजिए हमने माना सबसे बड़ी संख्या 100 को, ठीक है, तो फिर 100 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 101 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को जब सबसे बड़ी संख्या मानोगे और उसमें जब 1 जोड़ोगे तो उससे भी बड़ी संख्या मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए हमारा दूसरा परिभाषा होगा पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्या की परिभाषा की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के पहले जब हम शून्य लगा देते हैं तो शून्य लगाने से जो संख्या हमारे पास प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाए प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। इसलिए चूंकि होल का पहला लेटर W है, इसीलिए इसे W से सूचित किया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो चूंकि हमने क्या कहा, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से प्राकृत संख्या हमारा कहां शुरू होता था? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। तो इसके पहले अगर हम क्या लगा देंगे? शून्य। तो शून्य लगा देने से हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है। अगर हम पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0। और अगर हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसका भी हो जाएगा अपरिभाषित। इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्राकृत संख्या को हमने परिभाषित नहीं किया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते। कारण सेम है कि आप जिसको भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मानोगे, जब उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो वो आपकी सबसे उससे भी बड़ी पूर्ण संख्या मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। देखिए, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है, ध्यान से देखिए तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पूर्णांक को अगर आप ध्यान से तोड़ोगे तो ये बनेगा पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक, इन दोनों को मिलाने से बनता है हमारा पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पूरा अंक होगा, जो हमारा पूरा अंक होगा उसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे हम आपसे पूछते क्या 5/7 पूरा अंक है, तो आपको साफ साफ पता चला कि भाई 5/7 पूरा अंक नहीं है। हम आपसे पूछे क्या 3 पूरा अंक है, तो कहोगे सर 3 जो है वो बिल्कुल पूरा अंक है। हम पूछे 7 पूरा अंक है क्या, बिल्कुल 7 पूरा अंक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या 10/2 पूर्णांक है, तो कहोगे सर ये 2 से जब इसको काट देंगे तो ये भी हमारा पूरा अंक होगा। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। और अगर हम बात करें क्या -2 पूर्णांक है, बिल्कुल है, प्लस माइनस की बात ही नहीं है, यहाँ पे पूरा अंक की बात है। तो ये पूरा अंक है। तो मुझे लगता है कि आपको पूर्णांक का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा ऋणात्मक तथा
धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक का परिभाषा होगा कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं और इसे Z से सूचित किया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो Z बराबर हो जाएगा, कहां से शुरू होगा, माइनस के अनंत से, माइनस का अनंत डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक, प्लस का अनंत तक। अब अगर हम पूर्णांक की बात करें कि सबसे छोटी पूर्णांक अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे छोटी पूर्णांक जो है इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। सबसे छोटी पूर्णांक को आप परिभाषित नहीं कर सकते, आप जिसको भी सबसे छोटा मानोगे उसमें से भी जब हम एक घटा लेंगे तो वो उससे भी छोटा हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को आप परिभाषित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी पूर्णांक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पूर्णांक भी इसका हो जाएगा अपरिभाषित। अगर हम आपको सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पूछे तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक आप देख लीजिए जो है वो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक हमारा 0 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो पूर्णांक का परिभाषा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में ध्यान देने वाली बात यह है कि अभाज्य संख्या का जो है गुणनखंड वो ज्यादा से ज्यादा 2 होता है और कम से कम भी 2 होता है। मतलब अभाज्य संख्या में ना तो 2 से ज्यादा अंकों से संख्या से भाग लगता है, ना ही 2 से कम संख्याओं से। ठीक है, तो ये होता है हमारा अभाज्य संख्या। आइए अभाज्य संख्या में परिभाषा लिखते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, ये जो है कहां से शुरू होगा, तो ये शुरू होता है 2 से। कहोगे सर जी 1 से क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिए
एक में जब आप भाग लगाओगे तो एक से ही भाग लिया और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जिसमें एक और अपने आप, मतलब कम से कम 2 अंक से जो है भाग लगे, समझे, ज्यादा से ज्यादा 2 अंक से और कम से कम 1 से। तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 अंक से ही भाग लग रहा है, इसलिए हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम 2 की बात करें तो 2 में देखिए 1 से लग रहा है और अपने आप से लग रहा है। फिर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें 1 से लग रहा है और अपने आप से लग रहा है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है और 4 से भी लग जाता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 में देखिए 1 से भी लगता है और अपने आप से लगता है, इसके अलावा किसी और अंक से भाग नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, डॉट 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 etc। ठीक है, ये यहाँ पे इसके बारे में बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप खुद देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। एक और तरीके से ये पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब विषम है। तो ये जो है हमारा 2 ही होगा। अगर आगे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे छोटी अगर हम विषम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो वो हमारा 3 है, क्योंकि 2 तो हमारा सम है, ये ध्यान रखना है। और इसमें भी अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे जो है अपरिभाषित, क्योंकि इसे भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अभाज्य संख्या के बाद हमारा आता है भाज्य संख्या। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य का उल्टा ठीक भाज्य होगा, मतलब वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भाग लगे, मतलब कम से कम 3 से भाग लगे और 3 उसके अलावा जितना ज्यादा से भाग लग सके, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। इसका परिभाषा हो जाए, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भाग लगे तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सब कहां से, 4 से, क्योंकि 4 में देख लीजिए 1 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, उसके अलावा 2 से भी लगता है, मतलब ये हमारा है। 5 की बात करें तो 5 तो हमारा अभाज्य संख्या था, क्योंकि इसमें 1 और 5 से लगता है, किसी और संख्या से नहीं लगता, इसलिए नहीं होगा। 6 की बात करें तो 6 में 1 से लगता है, 6 से लगता है, इसके अलावा 2 से भी लगता है, इसके अलावा 3 से भी लगता है, ये हमारा भाज्य संख्या है। 7 फिर नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा, इसका एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 15 डॉट 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 etc। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा और
सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो ये आपको कहना है अपरिभाषित। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। भाज्य संख्या के बाद हमारा आता है, यहीं पे लिख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या, अगर सम संख्या का परिभाषा की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखेंगे जिस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब होता है कि अंतिम का अंक। ठीक है, उसका दूसरा हम परिभाषा पढ़े, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, अगर हम इसके जैसे की बात करें तो 7, 3, 1, 0 ये हमारा सम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अब अगर आप 2 से भाग दे के भी चेक करोगे तब भी ये 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर आप 9, 3, 7, 2 ये भी हमारा भाज्य संख्या है, 2 सम संख्या है। अगर आप 4, 9, 3, 8 ये भी हमारा भाज्य संख्या है। आपको बस लास्ट का अंक चेक करना है, क्या 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई है? अगर है तो वो हमारा सम संख्या होगा। ये हमारा जो है एग्जाम्पल है, इसी करें। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में कुछ बेसिक बात आप जान लीजिए। आपसे सवाल में पूछेगा, क्लास 10 के चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको पूछेगा कि सम संख्या का रूप पूछेगा। ठीक है, तो वहां तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे बस हम एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं कि कैसे सम संख्या का रूप कैसा होता है। सम संख्या के हम रूप की बात करें तो ये हमेशा इस तरह का होगा यार, 2m होगा। ये m क्या है? m कोई भी जो है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आप यहाँ पे जो मान रखना चाहे रखो और ये आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 2m के रूप की बात करें तो 2m मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि m की जगह पर जो मर्जी रखते जाइए। अगर हम m की जगह पर 1 रखें तो 2 एकम 2 हुआ, फिर 2 m की जगह पर अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 हुआ। अगर हम 2 की जगह पर m की जगह पर 3 रखें तो 2 3 6 हुआ। अगर हम m की जगह पर 4 रखें तो 2 चौके 8 हुआ। तो आप देख रहे हो 2 4 6 8 ये सब के सब हमारा सम संख्या आता है। तो सम संख्या होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जगह पर जो हमारा अचर संख्या होता है ना, वहां पे हमारा कोई सम संख्या हो। ठीक है, इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4m, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 6m भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 8m भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 10। अब आप कहोगे कि सर जी m क्यों, ABCD क्यों नहीं? तो आप A भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12B भी लिख लो। तो ये सब का सब जो है ना आपका सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप होने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो शुरुआत वाला अंक है, जो हमारा अचर संख्या है, वो हमारा सम होना चाहिए। इधर ABCD में से जो आप दो, चूंकि इसका हम अपने मन से जो मान रखना चाहे ABCD MN का जो भी, वो हमारा हमेशा सम संख्या का रूप ही आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सम संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का हम परिभाषा की बात करें तो ये होता है जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, विषम संख्या की ये परिभाषा होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा
7 8 9 1, ये हमारा विषम संख्या है। कहोगे कैसे सर? तो लास्ट का अंक बस आपको चेक करना है, लास्ट का अंक आपको में इनमें से कोई हो तो वो आपका विषम संख्या होता है। हमने कहा 6 4 7, ये भी हमारा विषम संख्या क्योंकि लास्ट में 7 है। हमने कहा 2 8 6 3, ठीक है, ये भी हमारा विषम संख्या क्योंकि लास्ट का अंक जो है वो 3 है। ETC कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको विषम संख्या का रूप पूछे कि विषम संख्या का रूप कैसा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है विषम संख्या का रूप जो है किस प्रकार का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 2m प्लस का 1, ये विषम संख्या का रूप होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे m का जो मर्जी मान रखिए, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा विषम संख्या आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2m प्लस 1 है ना, m का मान हम 0 रख लिए, तो 2 गुना 0 प्लस 1, तो 2 गुना 0 0 प्लस करेंगे 1, तो ये 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1, तो हमारा विषम संख्या। हम m का मान 2 और 1 रख लेते हैं, तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस का 1 करेंगे तो 2 1 3 हुआ, तो ये भी हमारा विषम संख्या। m का मान अगर 2 रख लेते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 गुना 4 प्लस का 1, तो 4 1 5, ये भी हमारा विषम संख्या है। मतलब कहने का ये कि ये जो है विषम संख्या का रूप है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम कैसे अपने मन से यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा क्या करना है, एक सम संख्या लिखना है, और यहाँ पे जो प्लस में करना है ना वो एक विषम संख्या होना चाहिए। जैसे हम अभी आपको बताते हैं, यहाँ पे 4m प्लस 1 भी लिख सकते हो, 4m प्लस का आप 3 भी लिख सकते हो, ये भी हमारा विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या सोच समझा आपने, यहाँ पे सम होना चाहिए, और ये जो लास्ट में जो प्लस करके लिखते हैं वहां पे आपको विषम होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6m प्लस का 1, ये भी विषम संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6m प्लस का 3, ये भी विषम संख्या है। आप ऐसे लिख सकते हो 6m प्लस का 5, ये भी विषम संख्या है। तो मुझे लगता है कि विषम संख्या का रूप भी आपको समझ में आ गया हो किस तरह से लिखना है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अगर आप एग्जांपल की बात करें तो इसको कहेंगे जिस संख्या को हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको इस वर्ड पे ध्यान रखना है कि p तथा q क्या हो, हमारा पूर्णांक हो, ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे हमारा 3/7, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर पूर्णांक में तो आपने पूरा अंक बोला था, यहाँ पे तो 3/7 पूरा अंक ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई p और q पूर्णांक हो, मतलब ऊपर वाला पूर्णांक हो नीचे वाला पूर्णांक हो, तो 3 भी हमारा पूर्णांक है, 7 भी हमारा पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा p जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने अगर लिखा √3/7, तो क्या आप बताइए √3 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर आप इसका मान निकालोगे तो ये आएगा 1.732, इस तरह से आएगा, तो ये पूरा अंक हमारा नहीं है, हम ये समझाना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। तो 2/6 ये भी हमारा पूर्णांक है, माइनस का 6 ये भी हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अगर हम बात करें माइनस का 7/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 9/7, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग अपरिमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं इसी स्लाइड पर। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो कहेंगे जिस संख्या को हम p/q के
रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा √2, √3, √5, √7 etc। ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहोगे सर जी √2/1 ये भी तुम्हारा py के रूप में लिखा जा चुका है, तो ये हमारा परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही स्लाइड में पहले ही इसी में दे रखा था कि भाई अगर ये परिमेय होता तो ये हमारा क्या होना चाहिए था, पूर्णांक होना चाहिए। और √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसका तो मान हो जाए 1.414, तो ये पूरा अंक नहीं है, इसलिए हमारा परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो जो रूट से, सीधी सी बात आप ध्यान रखिए कि जो रूट से स्वतंत्र नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से पूरा निकल जाए उसे हम लोग परिमेय कहेंगे। तो अभी तक ये जो परिमेय संख्या है ना, अभी तक जितने भी हमने सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य, अभाज्य जितने भी पढ़े, वो सब का सब आपका परिमेय संख्या में रहता है, और जो संख्या बच जाता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां तक जब क्लियर हो गया, तब इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्या। फाइनली हम लोग आगे की सब जो हमारा चैप्टर का नाम है। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या का परिभाषा हमने पहले ही बताया था कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए मैं लिख लेता हूं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे की बात कर ले, जैसे में आप कह लो कि 2/3, 7/5, 6/13, √2, √5, √7 देखिए इसमें आपका ये जो हिस्सा है परिमेय है और ये जो हिस्सा है अपरिमेय। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जब मिक्स रहता है तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस चैप्टर में जो हमारा पहला अध्याय है इसमें हम परिमेय और अपरिमेय दोनों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको वास्तविक संख्या भी क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा था काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में आपको फुल डिटेल में जाके क्लास 11th में पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि पढ़ाई का कोई दायरा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये चीज को यही पढ़ना है, वो चीज को वही पढ़ना है। हम जितना चीज को हम समझ सकते हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए। पहले से ही हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए ताकि जो है वहां जाके हमें और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, काल्पनिक संख्या की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। सीधी सी बात। वास्तविक संख्या का परिभाषा एक और होता है, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। ये एक संख्या, ये यहाँ पे 0 दे दिया, इसके दाहिने साइड पे धनात्मक और इसके बाएं साइड पर ऋणात्मक। इधर हो गया 1, 2, 3, 4 और इधर तक -1, -2, -3 डॉट और इधर भी डॉट। ये हमारा संख्या रेखा होता है। संख्या रेखा के ऊपर जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारा वास्तविक संख्या, जिसको इस पर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो हमारा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। आइए इसका परिभाषा हो जाए, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं
उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें तो इसका जो मान हो जाए हमारा माइनस का रूट अंडर माइनस का 1, रूट अंडर माइनस का 2, रूट अंडर माइनस का 3, रूट अंडर माइनस का 4, डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी रूट में माइनस वाले अंक होते हैं वो सब के सब हमारा काल्पनिक संख्या होता है। ऐसी संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।